हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैराथन क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए, और यहाँ हम करेंगे हिंदी की मैराथन क्लास। अगर आपने अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। आप पेपर में केवल ये वीडियो देख कर जाइएगा और कंप्लीट पेपर आप हिंदी का सोल्व कर पाएंगे। हिंदी वाला जो पोर्शन है आप इजीली कर पाएंगे। इससे आपका पेपर 100% बनने वाला है। यहाँ पर मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा रही हूँ और ये मेरे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जिनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। चलिए बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में और वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देर न करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर दिया है भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह भाषा शिक्षक का क्या दायित्व होता है बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। एक शिक्षक की ड्यूटी है कि जो बच्चे हैं कक्षा में उसके, चाहे वो समावेशी कक्षा है या विविधता वाली विविधतापूर्ण कक्षा है, तो उसमें टीचर क्या करे, बच्चों को समान कौशल विकसित करे। तो ऐसा संभव नहीं है, सभी बच्चे समान कौशल में नहीं हो सकते हैं। सभी की क्षमताएं अलग अलग हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे सीखते भी हैं और उनके कौशल भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। 2 में दिया है सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो यहाँ पर हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और कि मैं कुछ तरीके भी आपको बता रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन इजीली कर पाएँ। तो चलिए, हमें एक टीचर की ड्यूटी देखनी है और आप मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं। अगर आप कक्षा में हों तो आप बच्चों के लिए क्या करेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं आप उसमें से नेगेटिव को एक साइड कर देंगे और जो पॉजिटिव है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको लग रहा है आप उसी को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्या करेंगे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानेंगे। भाषा की कक्षा है तो उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना है, सबसे पहले तो वो देखेगा कि बच्चे कौन सी भाषा के साथ सहज हैं, किस में वो आसानी से सुगम से सीख रहे हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। अगर वो क्षमता टीचर पहचान गया तो उसी के अकॉर्डिंग वह बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आप कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर दिया है मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या हो रहा है। एक भाषा कक्षा है और उसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है कोई मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है और उसमें क्या हो रही हैं, बार बार कुछ त्रुटियां हो जा रही हैं। और जो त्रुटियां हो रही हैं उन पर क्या हो रहा है, उसको टोका भी जा रहा है। अगर टोका जाता है तो क्या होता है उससे बताना है। बच्चों की त्रुटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है बार बार टोकने से बच्चे की त्रुटियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। सेकंड में दिया है बच्चे अपनी त्रुटि के कारण को समझ जाते हैं। तो बच्चों को क्या पता लगेगा अगर उनको बार बार टोका जाए। मान लीजिए कोई बच्चा ए को बी पढ़ रहा है तो वो बी पढ़ता रहेगा और आप उसको टोकते रहेंगे बार बार कि बी, ये बी नहीं है ये ए है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जान जाएगा कि उसकी त्रुटि क्यों हो रही है, त्रुटि का कारण नहीं जान पाएगा वो, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बच्चों के भीतर आत्मविश्वास नहीं पड़ेगा, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। जब बार बार उन्हें टोका जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बच्चे जो हैं वो खामोश होने लगते हैं। अर्थात उन्हें लगता है कि वो बोल ही क्यों रहे हैं, जैसे ही बोलते हैं तो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है रागनी हमेशा हैंडपम्प को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। एक लड़की है वो क्या करती है, हैंडपम्प को क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। तो आप एक टीचर हैं और क्या करेंगे, आप रागनी को समझाएंगे कि वह चापाकल नहीं हैंडपम्प है। अगर ऐसा आप समझाएंगे तो वो नहीं समझेगी। ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने या किसी आसपास वाले ने उसको ये नहीं बताया होगा कि ये हैंडपम्प होता है या चापाकल होता है। वो उसने जो चीज़ें उसको ईजी लगी वो उसने मान लिया, या उसके जो समझ आया उसने उसको समझ लिया और वो बोल रही है। तो बताया तो उसको पहले गया है, समझाने से वह नहीं समझेगी, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में दिया है संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपम्प को चापाकल भी कहा जाता है। उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसा नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं। अगर उसको पता होता कि ये गलत शब्द है तो वो बोलती ही नहीं, तो इसलिए डांटेंगे नहीं। डांटना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डांटना सही नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें क्या बोला जा रहा है, संपूर्ण कक्षा को आप बता देंगे कि हैंडपम्प को ही चापाकल बोलते हैं। तो वो क्या सोचती है कि कभी वह चापाकल बोलेगी
और जब बच्चे हैंडपम्प बोलेंगे साथ में तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगी और वो सोचेगी कि मैं भी इसको हैंडपम्प बोलूँ, क्योंकि उसको पता है कि दोनों नाम एक ही के हैं। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। चलिए ऑप्शन 3 भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे की तरफ ध्यान अवश्य देना है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रॉन्ग हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपके लिए एक बात बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वो ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन करने हैं तो आप बच्चे को पहले रखेंगे और ख़ुद को बाद में, और आप हमेशा अपने आप को एक टीचर की तरह देखकर ही कार्य करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करें खुद को टीचर मानेंगे और अपने ही बच्चे, जैसे आप अपने घर के बच्चे के बारे में सोचते हैं वैसे आप उसको ट्रीट करेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ दिया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किन बातों पर निर्भर करती है बताना है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। बच्चों की आप त्रुटि बना लेंगे तो उससे उनकी सफलता कैसे निर्भर करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर नहीं करेगी। बच्चों की पृष्ठभूमि से आपको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ केवल उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। तो आप जो समस्या समाधान कर पाए आपको वो देखना है। समस्याओं की पहचान करेंगे। समस्याओं की पहचान करने से नहीं होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण कैसे, उपचारात्मक शिक्षण निर्भर करेगा सबसे पहले आप समस्याओं के कारणों को पहचानें, ना कि समस्या पहचानें, बल्कि उनके कारणों की सही पहचान करें कि कारण क्या है, तभी आप उसका समाधान कर पाएंगे या उपचारात्मक शिक्षण कर पाएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है स्वालीन विकास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बच्चे में, तो किस बच्चे में होता है और जिस बच्चे में होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का महसूस करता है, अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें 2 पॉइंट जो हैं यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में उसको कठिनाई होती है, ये बात भी सही है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है, ये भी सही है। जो पॉइंट 1 और 3 है आप इसको कट कर देंगे और इन दोनों में से देखना है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल हो आप उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बात ऑटिस्टिक बच्चे की हो रही है, तो ज़्यादा सुटेबल यही है अपने कार्यों में लीन रहना। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव। जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया ही नहीं करेगा, संप्रेषण ही नहीं करेगा, उसको कठिनाई महसूस होती है, तो वो अपने कार्यों में ही लगा रहेगा। तो अर्थात ये हो जाता है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया ना करना अर्थात अपने आप में रहना, तो ये इसी से निकल कर आता है आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये ज़्यादा सुटेबल है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें और इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाए कि 2 क्वेश्चन में आप 50-50 जा रहे हो कि ये भी सही हो सकता है और ये भी, तो आप जो बड़े वाला है और आपको जो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, इसी से शायद आंसर बन सकता है या इसमें सारे आंसर समाहित हो रहे हैं, तो आप उसी को टिक करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। यहाँ दिया है भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं। जब आप भाषा सीखते हैं और उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, तो उनको कठोरता से नहीं लेना है। लचीलेपन की सलाह दी जाती है, ये पॉजिटिव वर्ड है, आपको ये याद रख लेना है। जहाँ भी लचीलापन आया आपका आंसर वो पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और कठोरता वाला आंसर हमेशा ही रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर दे रखा है उन्हें जल्दी से दूर कर देना चाहिए। 3rd में दिया है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे सुटेबल लगता है वो कौन सा है, तो जैसा मैंने आपको बोला था जो लेंथी आंसर होते हैं मोस्टली वो सही होते हैं। और यहाँ पर भी बात की जा रही है बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत नहीं करना है, उन्हें नहीं दिखाना है कि तुम्हारी गलतियाँ हैं, ये नहीं बताना है उनको। संकेत करके बच्चों को रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उन्हें जल्दी से दूर करने का भी कोई उपाय नहीं है। जब वे धीरे धीरे सीखेंगे तो क्या करेंगे, त्रुटियाँ क्या होती हैं, सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। बच्चा सीखेगा तभी गलती करेगा और जब गलती करेगा तभी सीखेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएंगी, ये समस्याएं भी उसकी दूर हो जाएंगी। जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, सुटेबल है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या हो रही है। एक समावेशी कक्षा है जिसमें भाषा शिक्षण सही से नहीं हो पा रहा, उसमें समस्याएं आ रही हैं। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, तो जो भाषा परिवेश है उसका निर्माण नहीं हो पाया है इसलिए समस्या आ रही है। उपयुक्त पाठ्य सामग्री की कमी है इसलिए हो रही है। विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता है इसलिए, या विद्यार्थियों में असमान रुचि है इसलिए। तो रुचियाँ सबकी समान नहीं हो सकती हैं, विद्यार्थियों में भिन्नता भी होगी और पाठ्य सामग्री का अभाव हो सकता है। वो आपको देखना है कि आप उसको किस तरह से
आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव बात हो रही है वो क्या है, समस्या इसलिए हो रही है कि उपयुक्त भाषा परिवेश ही नहीं वहाँ पर मिल पा रहा है, भाषा परिवेश का निर्माण ही नहीं हो पाया, इसलिए समावेशी कक्षा में जो है भाषा शिक्षण में समस्या आ रही है। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी आंसर जो है आप कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते हुए गलती करते हैं या गलत बर्तनी का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे। चलिए बताते हैं क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है लिखने में गलती कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। पहले आप जब भी आप पेपर को सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। जब ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप कोई राइट आंसर देना, तो ये सही तरीका होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। सेकंड में दिया है शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार बच्चे को लिखने के लिए बोला और उसने सही लिख दिया, हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो फिर भूल जाए, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, तो बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास नहीं कराना है, आप उसमें सुधार करेंगे, ना कि उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। गलत बर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरे या क्रॉस लगाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे ने जो लिखा उस पर सर्किल बना दिया और आपका कार्य जो है वहाँ समाप्त हो गया। आपका कार्य वहाँ समाप्त नहीं हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना है, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में क्या करना है, प्रिंट समृद्ध कक्षा का निर्माण करना है। मतलब जिससे बच्चे सही लिख पाएँ, ऐसी कक्षा का आपको निर्माण करना है। आपको जो गलतियाँ हो रही हैं बच्चे से, आप उसको बोर्ड पर लिखकर उसको समझा भी सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, पूरी कक्षा को ही बता सकते हैं कि ये शब्द ऐसे लिखे जाते हैं, तो बच्चा जो है उसमें सुधार करेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, हमें बताना है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या। उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, जो सामग्री होती है उस पर निर्भर करती है, तो सामग्री पर निर्भर नहीं करती है। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, अगर नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो भी जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नियम जानेगा तो ही वो सफल हो पाएगा। समय व अवधि पर निर्भर करेगी, ना समय अवधि से इसका कुछ लेना देना है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान अगर हो जाएगी तो उपचारात्मक शिक्षण भी सही से हो पाएगा। ये ज़्यादा सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य होता है। जब भाषा में कंटिन्यूअस और व्यापक आकलन किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, बताना है। बर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता देखनी है। तो बात भाषा की हो रही है तो लिखने पर ही ध्यान केंद्रित करना ये सही नहीं होगा। सेकंड में दिया है भाषा के व्याकरण का आकलन। तो व्याकरण का आकलन देखना है पर यह इतना आवश्यक नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। यह ऑप्शन नंबर 4 पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन में केवल भाषा का प्रयोग नहीं, मौखिक रूप में भी भाषा का प्रयोग है। तो यहाँ पर हो रहा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे बात किसकी हो रही है, प्राथमिक स्तर की हो रही है। प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को होना चाहिए। केवल कहानियाँ और कविताएँ हों, विदेशी साहित्य की रचनाएँ हों। तो विदेशी साहित्य की रचनाएँ तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्राथमिक स्तर की हो रही है। तो मातृभाषा वाली पुस्तकें वो पढ़ेंगे, ना कि विदेशी भाषा वाली या विदेशी साहित्य। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको तो आप कट कर देंगे। 3 देखते हैं। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। तो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो उन्हें मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर केवल कविता और कहानी ही उनका विकास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए, ऐसी रचनाएं जो क्या हो, परिवेश से जुड़ी हुई हों, जो उनके आसपास से जुड़ी हुई हों और जिसमें क्या हो, भाषा की अलग अलग छटाएं हों, भाषा के कई रूप देखने को उन्हें मिले। तो ये वाला ज़्यादा सुटेबल है। ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। यहाँ पर दिया है भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जा रहा है और उसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होना चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएं, तो ये तो जरूरी है, आवश्यक है, तो ये तो होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको कट कर देंगे, क्योंकि कम पूछा है तो कम का मतलब यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और हमें नेगेटिव वाला आंसर देखना है। ये पॉजिटिव है तो इसलिए आप इसको कट करेंगे। अभ्यासों के वैविध्य होने चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है, इसको भी आप
कट कर देंगे। थर्ड में दिया है पाठों की संख्या या विषय वस्तु में विभेद्य। विषय वस्तु में विभेद्य है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर पाठों की संख्या इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने बाकी बिंदु हैं, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किसकी साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। सस्वर पठन करना है अर्थात बोल कर पढ़ना है, तो क्या करना है, उसके लिए कौन सी विधा को आप समर्थन करेंगे। एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, या जीवनी का, या आत्मकथा का। तो आत्मकथा में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, जीवनी में नहीं, ना ही यात्रा वृत्तांत में। जब बात होती है एकांकी की, जब भी उसका सस्वर पठन होता है तो उसमें क्या होता है, भाषा के कई सारे कौशल देखने को मिलते हैं। कभी स्वर धीमा होता है, कभी तीव्र होता है। और जो भाषा है उसमें क्या होता है, बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है, बोली में उतार चढ़ाव आता रहता है। यहाँ पर जब एकांकी का पठन होता है तब संवाद भी आते हैं उसमें बीच बीच में, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर सस्वर पठन के लिए आप एकांकी को कहेंगे, और बच्चों को एकांकी में इंटरेस्ट भी आता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 16 में क्या है। यहाँ पर दे रखा है भाषा में आकलन संभव है। जब भाषा में आकलन किया जाता है तो वो कब संभव होता है, बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजना द्वारा, या केवल गतिविधियों के द्वारा। तो भाषा में आकलन कब कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान भाषा का आकलन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है। बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखा किस में रखा जाता है। पोर्टफोलियो है, उत्तर पुस्तिकाओं में है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा और उत्तर पुस्तिका, ये सब जो हैं यहाँ पर, इसमें आप बच्चे की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा नहीं रख सकते हैं। जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। यहाँ पर दिया है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो जो पढ़ने का कौशल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताना है। उच्चारण की शुद्धता। सेकंड में दिया है अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, या द्रुत गति से पढ़ना। तो द्रुत गति नहीं होगी, लिपि चिन्हों की जानकारी नहीं होगी। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब भी आप पढ़ने कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, तो वो हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना। जब आप पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ ग्रहण अच्छे से हो रहा है तो वो वाला पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। यहाँ पर दिया जा रहा है 19 में दिया है बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। जब बोलने की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, बोलने की तेज गति हो, जल्दी जल्दी बोला जा रहा हो, या उच्चारण जो है वो शुद्ध हो, समझकर बोलना हो, या आंखों देखा वर्णन करना हो, जैसे आपने देखा उसको बोलना हो। तो बोलने कौशल में सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आप जो भी बोले उसको समझकर बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं वो कौन से हैं, तो वो हमें बताने हैं। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे हैं या क्या हैं। हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं, या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से उनका क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ दे रखा है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भाषा शिक्षा को दिशा देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करने की बात हो रही है, तो ये भाषा शिक्षण के जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है परस्पर बातचीत मुख्यतः, जब परस्पर बात होती हैं तो मुख्यतः वो क्या विकसित करती हैं। सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, पढ़ने लिखने के कौशल में सहायक है, ये समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो बात कक्षा की हो रही है और भाषा अधिगम की हो रही है, भाषा सीखने की हो रही है। तो यहाँ पर क्या है,
ये क्या विकसित करती है बातचीत जब बच्चे आपस में करेंगे या टीचर से करेंगे, तो सुनने और बोलने के जो कौशल हैं उनके विकास में ये सहायक होंगे। बच्चों के ये वाले कौशल जो हैं वो विकसित हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात की जा रही है आत्मक कौशल की हो रही है, अर्थात चीज़ों को ग्रहण करने की हो रही है। तो ग्रहण आप कैसे करते हैं? तो जब किसी चीज़ को आप सुनते हैं और जब किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो जब चीज़ों को पढ़ा जाएगा तो आप कुछ चीज़ ग्रहण करेंगे, या किसी की बात सुनेंगे या किसी संवाद को सुनेंगे तो चीज़ें आप ग्रहण करेंगे। तो ये सुनना और पढ़ना जो है ग्राह्यात्मक कौशल में आता है, अर्थात ग्रहण करने में आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो हैं आप कट कर देंगे। नीचे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 में दिया है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है। वहाँ पर क्या हो रहा था, भाषा के ग्रहात्मक कौशल की बात हो रही थी, अर्थात ग्रहण करने की बात हो रही थी। यहाँ पर भाषा को अभिव्यक्त करने की बात हो रही है, अर्थात दाता के रूप में बात हो रही है या उत्पादनकर्ता के रूप में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे व्यक्त करते हैं? सुनकर या पढ़कर, सुनना या बोलना, बोलना या लिखना, पढ़ना या लिखना। तो जब आप बोलते हैं कोई चीज़ या लिखते हैं, मान लीजिए मैं ही आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो मैं अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर रही हूँ? बोल कर रही हूँ, और कहीं मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं लिख भी रही हूँ। तो ये दोनों जो कौशल हैं ये अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी ऑप्शंस आप जो हैं कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता अर्थात एक से अधिक भाषाएं कक्षा में बोली जा रही हैं, उनके बारे में बात हो रही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती हैं। तो ये हतोत्साहित नहीं करती हैं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक के लिए जटिल और कठोर चुनौती है, ना ही शिक्षक के लिए कठोर और जटिल चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है, तो बाधक भी नहीं है। बहुभाषिकता जहाँ मौजूद होगी, जिस कक्षा में मौजूद होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में वो प्रयुक्त हो सकती है। अर्थात बच्चे एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं तो अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वो एक दूसरे से जब बातें करेंगे तो एक दूसरे की भाषा को भी सीखेंगे, भाषा का अर्जन भी यहाँ पर होगा। तो ये जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, बच्चे जो है एक से अधिक भाषा इजीली सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में दिया है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो। तो कितनी योग्यता होनी चाहिए बहुभाषिक कक्षा में? सरल से सरल प्रश्न पत्र बना सके, तो ये वाली बात यहाँ पर सही नहीं है। बात बहुभाषिक कक्षा की जा रही है, आप इसको ध्यान में रखकर आंसर करेंगे। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके। थर्ड में दिया है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दार्थ अनुवाद कर सके। तो शब्दों के साथ अनुवाद करना विभिन्न भाषाओं में पाठों की, ये भी ज़रूरी नहीं है, ना ही ये आवश्यक है कि जल्दी ही पाठ को पूरा करा लिया जाए। यहाँ पर जो एक भाषा शिक्षक है, बहुभाषिक कक्षा की बात हो रही है, तो उसमें ये ज़रूरी है सभी बच्चों की जो मातृभाषा है उनकी संरचनाओं को वह जान सके, उसको उनकी मातृभाषा के बारे में ज्ञान हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं 27 में दिया है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा कैसी है? बहुसांस्कृतिक है, अर्थात विविध प्रकार के बच्चे हैं, बहुसंस्कृति से आ रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं। तो मैं उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत के अधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, या अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी। जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, परस्पर बातचीत के अधिक अवसर उन्हें देने चाहिए। इससे बच्चे क्या करेंगे? अधिक बातचीत करेंगे तो एक दूसरे से भाषाओं को अच्छे से सीख जाएंगे, भाषा का अर्जन जो है वो इजीली कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य का आधार है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य आधार क्या है बताना है। पाठ्य पुस्तकें होती हैं, समाज सांस्कृतिक परिवेश होता है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना है या शब्दकोश देखना है। ना शब्दकोश देखना है, ना अर्थ बताना है, ना पाठ्य पुस्तक है। यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का जो मुख्य आधार है वो क्या है? समाज की सांस्कृतिक परिवेश होता है, ये आधार होता है इसका भाषा सीखने का। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए।
बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वो भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक एक पड़ाव होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ बात की जा रही है भाषा का प्राथमिक रूप है। तो जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो कैसा होता है, संकेतिक होता है, व्याकरणिक है, लिखित है या मौखिक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है, आप बात करें जो बच्चा होता है इन्फेंट चाइल्ड, मान लीजिए 3 से 4 महीने या 2 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा भी आप मान सकते हैं, तो वो कैसे सीखता है चीज़ों को, संकेतों के द्वारा सीखता है। सबसे पहले वो उंगली से इशारा समझता है, ये मम्मा है, ये पापा है, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति को नहीं समझता है, वो केवल जो है हाथों के इशारों से समझता है कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बच्चा भी अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो वो इशारे ही करता है सबसे पहले। तो भाषा सीखने का जो प्राथमिक रूप होता है वो संकेतिक होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। तो किन बातों का ध्यान दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय रखना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कम पाठों से लेना देना नहीं है, बच्चे को जो सिखाना है वो सिखाना ही है। उन्हें क्या है, विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, और उन्हें अलग बिठा देना ये भी सही नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अधिक से अधिक क्या हो, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए, बच्चे जिससे क्या करें, सुनकर चीज़ों को सीख सके। बात दृष्टिबाधित की हो रही है, जो बच्चे देखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनके लिए मौखिक अभिव्यक्ति सबसे अच्छा एक यहाँ पर मार्ग रहेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बताना है भाषा स्वयं में। तो भाषा स्वयं में कैसी होती है, जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है, एक विषय मात्र भी नहीं है, ना ही एक जटिल चुनौती है। भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सुटेबल है, ये राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आपको नहीं ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। जो पॉजिटिव होंगे आप उनको कट कर देंगे और केवल नेगेटिव वाले को टिक करेंगे। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर शुरू कर दिया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, तो ये भी पॉजिटिव है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल देना, ये नेगेटिव आंसर है और यही राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग अनिवार्यतः नहीं किया जाता और इस पर ना ही अनिवार्यतः बल दिया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दे रखा है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सार्वत्रिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो कौन सी पद्धति सहायक है, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है। द्रुत पठन है, धीमा पठन है, सस्वर पठन है या मौन पठन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौन पठन। मौन पठन जब भी आप करते हैं तो आप अर्थ को गहनता से समझते हैं, अर्थात जब आप शांत होकर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप अर्थ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, गहनता से समझ पाते हैं, ये करेक्ट है। यहाँ पर दिया है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तो जी हाँ ये सही बात है। बोल बोल कर पढ़ना, इससे कोई तात्पर्य नहीं, ये गलत हो जाएगा। द्रुत गति से पठन करना, ये भी गलत है। मौन पठन करना, ये भी गलत है। जब बात सस्वर की हो रही है तो मौन रहकर आप कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो राइट है और जो सबसे सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। बच्चों की जो पढ़ने संबंधी झिझक हो जाती है, बच्चों की जो पढ़ने संबंधी झिझक होती है उसको समाप्त किया जाता है सस्वर पठन के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह क्या उदाहरण है। एक लड़की है सुमन जो बचपन से गुजराती बोलती भी है और उसको समझती भी है, पर वह विद्यालय नहीं जाती है, यह क्या उदाहरण है। सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का या भाषा के अर्जन का। भाषा सीखने का नहीं है, भाषा सीखना होता है एक अकादमिक संस्था के द्वारा जुड़कर किसी नई भाषा को सीखना, तो ये नहीं होगा। सुमन की प्रतिभा नहीं है, ये प्रतिभा तब होती है अगर उसमें अंदर से बातें
सुमन की प्रतिभा भी नहीं होगी, भाषा में पिछड़ापन भी नहीं है। पिछड़ापन कैसे कह सकते हैं, जब वह बोल भी रही है, समझ भी रही है, तो पिछड़ापन भी नहीं होगा। भाषा अर्जन की बात हो रही है। अर्जन का मतलब होता है जहाँ से मिले या जिसके साथ भी वह बात करती है, रहती है, वह उन्हीं से सीख रही है, अर्थात इसी को बोला जाता है भाषा का अर्जन। बातचीत के माध्यम के द्वारा भी वह सीख रही है, किसी अकादमिक संस्था के द्वारा नहीं सीख रही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या महत्वपूर्ण अंतर होता है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं वो अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया है भाषा सीखने सिखाने की जो पद्धति होती है उसका अंतर होता है, या भाषिक परिवेश की उपलब्धता की बात होती है, या भाषा की कठिनाई का स्तर होता है। तो यहाँ पर जो सबसे राइट और सुटेबल आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। भाषा सीखने सिखाने की जो पद्धति होती है वो एक दूसरे के बीच जो होता है महत्वपूर्ण अंतर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दे रखा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षण। तो भाषा का शिक्षण जरूरी नहीं, बात हो रही है भाषा अर्जन की, अर्थात भाषा को ग्रहण करने की, और ग्रहण कर कर जो आप भाषा सीखते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो पाठ्य पुस्तक भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। भाषा अर्जन जो है बातचीत के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो भाषा की व्याकरण की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। भाषा के विभिन्न रूपों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो भाषा अर्जन के लिए वह महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 में दिया है समृद्ध भाषिक वातावरण, और बी में दिया है भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए है समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर आपको मिल जाएगा तो भाषा सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है क्या, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो जब भाषा अधिगम किया जा रहा है तो उसमें भाषा अर्जन को एक उपकरण माना है। यह अवधारणा किसने दी है, पियाजे हैं, वाटसन है या स्किनर है। डी में दिया है चॉम्स्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चॉम्स्की ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। तो यहाँ पर कौन सी बात की जा रही है और ये स्तर इसका कौन सा है। यहाँ पर दिया है पूर्व विद्यालय है, बाल बाटिका है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 में तैयारी की जाती है। तो कौन सा स्तर है यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शन राइट आंसर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 की बात की जाती है कि 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की जो अनुशंसा करती है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। तो उसके लिए ग्रेड 1 स्तर को दिया गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। तो भारत की जो विद्यालय शिक्षा है उसमें भाषा युक्ति क्या कहलाती है, बहुभाषावाद कहलाती है, त्रिभाषा सूत्र कहलाती है, कार्यालय भाषा नीति कहलाती है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है। तो इसको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा त्रिभाषा सूत्र कहलाती है। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए। जो बच्चा अपनी भाषा बोलता है और जिस भाषा में वह विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उनके मध्य जो अंतर है उसका क्या किया जाना चाहिए, अनदेखी करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या ऑप्शन नंबर डी पाटना या पुल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके लिए एक पुल का निर्माण करना चाहिए जिससे कि उसके बीच का जो गैप है वो कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। तो निपुण भारत जो बात करता है किसकी करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही आया है।
पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध की बात करता है। पठन लेखन की बात करता है। पठन लेखन और अंकगणित की बात करता है। समझ के साथ पठन और संख्या बोध की बात करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। समझ के साथ पठन और संख्या बोध की बात करता है। जो निपुण भारत योजना है उसके अंतर्गत क्या आता है कि बच्चे समझ के साथ पठन करें और संख्या बोध को सीखें। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया बताना है। वाइगोत्स्की है, चामोस्की है, स्किनर है या पियाजे हैं। जब भी बात होती है सामाजिक अंतःक्रिया की तो वहाँ पर जो एक नाम निकल कर आता है वो है वाइगोत्स्की जी का। तो वाइगोत्स्की जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का समर्थन सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा वाइगोत्स्की ने दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या है। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार यहाँ पर दे रखा है कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी, गहन साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या हैं तो बताना है। यहाँ पर दे रखा है 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना। यहाँ पर दिया है कम से कम 2-3 अक्षर बने सरल शब्दों को पढ़ना। 2 या 3 अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको पढ़ना। आयु के उपयुक्त किसी अपठित पाठ्य सामग्री से कम 4 छोटे छोटे वाक्य और 5 सरल शब्दों को पढ़ना। तो ये बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है 1 मिनट में कम से कम 60 शब्दों को समझ के साथ पढ़ना। निपुण भारत के अंतर्गत आता है। निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ हिंदी के एक पैराग्राफ पर। यहाँ पर हम कर लेते हैं पैराग्राफ को रीड, उसके बाद हम पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। यहाँ पर ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी जो है पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी प्रकार इच्छाओं का अनावृत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को कम करना होगा, उनका दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने क्या कहा है, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो है संतोष की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर दे रखा है भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश के द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महान पुरुष बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। तो मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्षतिपूर्ति में लगा रहता है। यहाँ पर दिया है इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, उद्देश्य पूर्ति में लगा रहता है या खाना पूर्ति में लगा रहता है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर है तो उसमें दिया है मनुष्य जो है अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि। तो इच्छाएं कभी पूरी क्यों नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। एक के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छा अमर है और उनकी पूर्ति संभव नहीं। किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। यहाँ पर है एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, इसलिए उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है। 50 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो क्या जीवन के विनाश का कारण नहीं है, क्रोध जीवन के विनाश का कारण है, मोह भी है, लोभ भी है। ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी ये तीनों विनाश के कारण है, इसलिए रोंग हो जाएंगे। हमें नहीं वाला आंसर ढूंढना है, हमें पॉजिटिव वाला नहीं देखना। तो ये तीनों जो है कारण है और यहाँ पर देखना है जो कारण नहीं है। तो जो संतोष होता है वो जीवन के विनाश का कारण नहीं होता है, तो इसलिए यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है क्या, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है। इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य के दुश्मन किसको माना गया है, क्रोध को, वैराग्य को, नैराश्य को या लालच को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लालच को मनुष्य का दुश्मन माना गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो। कौन व्यक्ति महान बन सकता है, परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं बनाते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। आपको जो अपने आप से सही लगे वो नहीं करना, जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर है आपको वो करना है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहे वो व्यक्ति जो है महान बन सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है।
आते हैं नेक्स्ट पर, दिया है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर दे रखा है मुक्ति का विलोम शब्द बताना है। तो मुक्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे रखा है बंधन या बंधन, बदन या विधाता। तो जो मुक्ति का विलोम शब्द है वो हो जाएगा बंधन। मुक्ति में होता है आज़ाद और बंधन में होता है बंधा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है क्या? इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो इच्छा में हमें इक प्रत्यय लगाना है तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, ऐच्छिक बन जाता है। ऐच्छिक बोला जाता है, इसका ही शब्द, ये जो शब्द दे रखा है ऐच्छिक, इसका ही सही अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया है क्या? महापुरुष में समास है। तो महापुरुष में कौन सा समास हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है। अव्ययी भाव नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई संबंध दिखाया जा रहा है, ना है तत्पुरुष होगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कर्मधाराएं और बहुब्रीहि। तो जहाँ पर कर्मधाराएं और बहुब्रीहि साथ में आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? वहाँ पर हो जाता है हमारा कर्मधाराएं समास ही मेन हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें कर्मधाराएं समास जो है ये है, महापुरुष में कर्मधाराएं समास है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है समूह से भिन्न शब्द बताना है। क्रोध, लोभ, सच्चा या सच। तो यहाँ जो सच दिया हुआ है ये विशेषता नहीं, सच की विशेषता ही सच्चा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ये शब्द जो है समूह से भिन्न है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है एक यथा समय मुकुलित हों, घे यथा समय पुष्पित हों, यथा समय फल दें, आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बाँझ रहूं, मैं ही न दे पाऊं, परिणतः प्रज्ञा का अपना फल, यह कैसे होगा, यह क्यों कर रहा होगा। सलिल को सुधा बनाएं तटबंध, धरा को मुदित करें नियंत्रित नदियाँ, तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? चलिए काव्यांश को हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दिए हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? काव्यांश में किन फूलों के पुष्पित होने की बात कह रहे हैं? आम, लीची, पपीता, आम, सहतूत, कटहल, आम, जामुन, लीची, आम, कटहल, सेब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आम, जामुन और लीची की बात पैराग्राफ में की गई है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 58 में क्या है। यहाँ पर दिया है कवि द्वारा स्वयं किस फल देने की बात की गई है। तो कवि के द्वारा स्वयं किस फल की बात की गई है? योम क्षेम फल की, भावनाओं का फल, आशाओं का फल, बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो कवि के द्वारा किसकी बात की गई है? बुद्धि और प्रतिभा के फल की बात इस पैराग्राफ में की गई है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में बात की जा रही है किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। यह क्यों कर रहा होगा, यथा समय पुष्पित हूँ, मैं ही न दे पाऊँ, तो फिर मैं ही बाँझ रहूँ। यहाँ पर जो आश्चर्य भाव दिखता है वो दिखता है ऑप्शन नंबर डी में, तो मैं ही फिर बाँझ रहूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 60 में क्या दे रखा है। यहाँ दिया हुआ है पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है? नदियों का, मिट्टी का, बुद्धि का या मनुष्य का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा का योगदान है, नदियों का योगदान है। आंसर नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बाँझ रहूँ, यथा समय पुष्पित हूँ, यह कैसे होगा। तो जो सृजन का भाव है वो किस में है? फूल के खिलने में है, यथा समय पुष्पित होने में है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। जाते हैं नेक्स्ट पर, यथा समय से क्या तात्पर्य है? समय के अनुसार, समय के बाद, अचानक या समय से पहले। तो यथा समय का जो तात्पर्य है वो होता है समय के अनुसार। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या है? एक बोली की कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, ये वाला कथन जो है यहाँ पर सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है। यहाँ पर दिया है निपुण क्या है। तो निपुण क्या है बताना है। यहाँ दे रखा है यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सुन्नत करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है।
यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है निपुण क्या है, निपुण जो है यह विद्यालय में छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन, संख्या ज्ञान उन्मुक्त करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह कौशल माना जाता है, जिसमें ग्रहण किया जाता है उसे कौन सा कौशल माना जाता है, देख लेते हैं। पठन में और श्रवण में, पठन में और वाचन में, लेखन में और श्रवण में, लेखन और वाचन में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठन और श्रवण। पढ़ने में और सुनने में जो है चीज़ें जो हैं ग्रहण की जाती हैं, तो ये ग्रहण कौशल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है बहुभाषावाद क्या है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्यालय भाषा, सहकार्यालय भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, या विद्यालय में रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बहुभाषावाद का क्या अर्थ होता है, विद्यालय में शिक्षार्थियों की जो भाषा है उन भाषाओं का शिक्षण और अधिगम बहुभाषावाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात की जा रही है कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं, तो ये जो है क्या है बताना है। यहाँ पर दे रखा है शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी वास्तविक सामग्री जो शिक्षण के दौरान प्रयोग की जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है, वह ध्वनि पढ़ भी सकती है और उसको समझ सकती है, संकेत बना रही है या संकेत खोलना, अर्थ निर्माण कर रही है या अर्थ के लिए पठन कर रही है। तो वो संकेतों को क्या कर रही है, यहाँ पर खोल रही है, अर्थात उनको समझ रही है, पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह की जगह छोड़ी है कि बच्चे कीरम काटे या स्क्रैबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। पर दिया है आरंभिक साक्षरता, हाथ आंख समन्वय या लेखन विकास या चित्रकारी सीखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बोला जाता है आरंभिक साक्षरता, आरंभिक साक्षरता के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 70 में दिया है अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं होता है। तो ये बताना है कौन सा नहीं होता है, भाषा का विकास, मूल्य विकास या कल्पनाशीलता एवं अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरणिक क्षमता का जो विकास होता है ये उद्देश्य तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है डिस्लेक्सिया से क्या आशय है। डिस्लेक्सिया क्या होता है, बच्चों में पठन विकार होता है, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या है, या शिक्षार्थियों में एक समझ का विकार है। तो डिस्लेक्सिया जो होता है ये पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया जो होता है ये एक पठन संबंधी विकार होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाते हैं, ए को बी और बी को डी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ आपका जो सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए हिंदी का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो गया है, मैराथन कंप्लीट हो गई है। आप ये क्लास करके जाएंगे, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। इसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन आपका करा दिया है, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए हैं, साथ में मैंने पैराग्राफ भी आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हिंदी का जो कंप्लीट रिवीजन है वो आज हो जाता है। चलिए कल मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ ईबीएस का कंप्लीट रिवीजन, ईबीएस की मैराथन क्लास। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और सीटेट की बढ़िया तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। इसे पढ़कर जाएंगे तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।